नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्रोत परिवार में। आज अपन बात करेंगे आपके एनसीएफ 2005 और शिक्षण अधिगम व्यूह रचना और उनकी विधियाँ, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। ये ऐसे टॉपिक है, चाहे आप रीड दे रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड दे रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सभी में ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अपन बिना टाइम गवाए इसमें शुरू करते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, वीडियो पूरा देखना। जो अपन इसमें से क्वेश्चन करेंगे वो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें से बार बार यही क्वेश्चन आते हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट है मैं उसको आपको इसके साथ साथ आपको बता दूंगा। देखो क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभावों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिसमें दूसरों के व्यवहारिक क्षमता के विकास का लक्ष्य होता है। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह क्या होती है? प्रजा मतलब लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक मतलब चाइल्ड सेंटर, इसको ध्यान रखना, मतलब बाल केंद्रित। ठीक है, ये कथन किसने कहा था कि शिक्षण प्रक्रिया में पारस्परिक प्रभाव सम्मिलित होते हैं और जिसमें दूसरों के व्यवहार क्षमताओं का विकास का लक्ष्य रखा जाता है। इसमें एक बच्चा है, ये दूसरा बच्चा है, इसमें क्या है, इनके व्यवहार लक्ष्यों का, क्षमताओं का विकास का लक्ष्य रखा जाता है। ये प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना उपयुक्त है। ये कथन कहा था N.L. गेज ने। तो ये कितने लंबे, गेज करके कितने गज में, ऐसे करके इनको याद कर लेना। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण एक से अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच की घनिष्ठ संपर्क है। देखो शिक्षण क्या होता है, एक अधिक परिपक्व अधिक परिपक्व व्यक्तित्व से कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच में क्या घनिष्ठ संपर्क है, जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्तित्व को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है। शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ाया जाता है तो कहते हैं ना, मोर नॉलेज गेन। तो ऐसे कुछ करके याद रख लेना, C.H. मोरिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके, ये रहा। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। देखो शिक्षण क्रिया मतलब अपनी जो टीचिंग है, ये एक एक्टिविटी है। ठीक है, जो क्या है, सीखना मतलब लर्निंग की एक उत्सुकता जागृत करती है। ठीक है, शिक्षण क्रिया एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। ये कथन किसने कहा था? ये आपको याद रखना है, स्मिथ का कथन है ये। ठीक है, एक सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा? स्मिथ। कैसे याद रखोगे? स्मिथ क्या कहता है कि शिक्षण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है सीखने की। ठीक है, तो ये स्मिथ का कथन है, ये आगे भी पूछ सकता है, जो सीखने की उत्सुकता जागृत करते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो स्मिथ हो गया आपका। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, स्मिथ क्या करता है? उत्सुकता पैदा करता है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकेंड चलता रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर शिक्षण का कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर पर नहीं आता, वो बताना है। देखो स्मृति स्तर मेमोरी पे मानसिक आएगा। ठीक है, तथ्यों का ज्ञान स्मृति पे आएगा, ज्ञान का पुनर्स्मृति या पुनः प्रस्तुतिकरण आएगा, अर्थ को प्रत्यक्षीकरण करना और विचारों को समझना इस पे नहीं आएगा। किस पे चला गया? बोध वाले स्तर पे चला गया। समझ में आ गया? आगे देखो, शिक्षण का स्तर नहीं है। देखो स्मृति होता है, अवबोध होता है, चिंतन होता है। स्मृति पूरा का पूरा किस पे आधारित है? आपके हर्बट विधि पे। बोध किस पे आधारित है? आपके इकाई विधि मोरिसन वाली पे। चिंतन किस पे आधारित है? हंट वाली विधि पे। तो ये इस तरह ही नहीं है ना। देखो एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ना, अपनी जो क्लास लेते हैं उसमें आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता, डायरेक्ट पढ़ाई वाली चीज़ें होगी बस। बाकी क्या होता है, टीचर क्लास में क्या है, बातें वगैरह, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ओनली पढ़ाई की रिलेटेड बातें होगी जिससे, और लास्ट में आने काम पढ़ाई है ना। तो अगर किसी का मन नहीं लगता तो भी आपको ये क्लास ही देखनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है,
चुटकुले वगैरह सुनाए उससे कुछ होना है नहीं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगती है वो आप कमेंट ज़रूर करना, और लाइक हर वीडियो को करा करो। कमेंट आप करते हो उससे पता चलता है कि हाँ भाई रियल में आपको ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं अपन। और यही क्वेश्चन बार बार आते हैं रिपीट एग्जाम में। देखो, कौन सा शिक्षण के स्तरों का आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? देखो, बोध तो है, स्मृति है, चिंतन है, तो प्रदर्शन नहीं। बार बार देखो यही क्वेश्चन आ रहा है ना। आगे देखो, आगे नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है वो बताना है। सबसे पहले क्या आता है? स्मरण हर्बट, बोध मॉरिसन, चिंतन हंट। ठीक है, शिक्षण का कौन सा स्तर अन्य स्तरों को आधार प्रदान करता है? आधार जो बेस रहता है, सबसे पहले स्मृति आता है, फिर बोध 2 नंबर आता है, चिंतन 3 नंबर आता है। ये तो है ही नहीं। कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। हर्बर्ट शिक्षण प्रतिमान चिंतन पर नहीं होता, हंट होता है। मॉरिसन शिक्षण बोध पे होता है, हंट किस पे होता है? चिंतन पे होता है। स्मृति पर कौन होता है? हर्बर्ट होता है। समझ में आ गया? आगे देखो, तो पूरा वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। कई चीज़ें होती है कि आप आगे चले जाते हो और वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कौन सा कथन शिक्षा शास्त्रों की अवधारणा को वर्णित नहीं करता? कौन सा इसमें तो जो शिक्षा अवधारणा को उसमें वर्णित नहीं करता? आपके देखो, शिक्षण अधिगम को वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवस्थित प्रस्तुत करना, ये तो बात सही है। वैज्ञानिक शिक्षण अधिगम को वैज्ञानिक ज्ञान तो देना चाहिए। शिक्षण टीचिंग और अधिगम लर्निंग, विज्ञान और कला साइंस, ठीक है, दोनों है कला। ठीक है, सामान्यीकरण सार प्राप्ति का व्यवस्थित विज्ञान, शिक्षा शास्त्र सामान्यीकरण का सार शास्त्र का व्यवस्थित विज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया। छात्रों अध्यापकों की तकनीकी संसाधनों के साथ का प्रयास करते हैं, ये भी हो गया। मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा, कौन सा वर्णित नहीं है किसमें? शिक्षा शास्त्र की अवधारणा में। देखो, शिक्षण अधिगम वैज्ञानिक होता है, शिक्षण कला विज्ञान होता है, छात्र अध्यापक तकनीकी संसाधनों के साथ चलने का के साथ लाने का प्रयास होता है। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो अधिगमकर्ता को बाह्यतम से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह परिभाषित किया गया है। देखो, शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना। देखो, शिक्षण का क्या तात्पर्य है? जो अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोबोट गेने ने कहा था। गेने क्या कहते हैं? शिक्षण का तात्पर्य है जो आपकी लर्निंग की जो डायरेक्शन है उसको एकदम व्यवस्थित कर देना। ठीक है, आगे देखो, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था, पेडागोजी किस दशक में पाठ्यक्रम प्रचलित पाठ्यक्रम था? तो 1960 की बात है। ठीक है, पेडागोजी किस दशक में प्रचलित पाठ्यक्रम था? 1960 में। कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? 3 ही चर होते हैं। देखो, विद्यार्थी होता है, वो तो आश्रित चर होता है। शिक्षक होता है, स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, मध्य वाला चर होता है आपके पाठ्यक्रम होता है। माता पिता का क्या ही लेना देना ना शिक्षण के चर से। आगे देखो, कौन सा शिक्षण का स्वतंत्र चर है? मैंने बता दिया, शिक्षक। आश्रित चर है छात्र, पहले बता दिया। ये सेम बार बार ये आते हैं। शिक्षण के केंद्र में हमेशा ही विद्यार्थी को चाइल्ड सेंटर डेवलपमेंट, तो विद्यार्थी को अंदर रखना चाहिए। कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है? विद्यार्थी होता है आश्रित वाला। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों को सहभागिता, उन्हें सहकारिता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। देखो, वो प्रोसेस बताओ जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, विद्यार्थियों की सहभागिता, उनकी सक्रियता सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है। तो वो आपको वह प्रक्रिया बतानी है आपको। ठीक है, देखो ध्यान से देखना इसको, अच्छा क्वेश्चन है और 2014 में आया हुआ भी है। ठीक है, ये अब देखो, ऐसी प्रोसेस जिसमें शिक्षक की उपस्थिति, टीचर, दूसरा विद्यार्थी, सहभागिता सक्रियता में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं। देखो, टीचिंग कराता है तो दोनों में काम चाहिए ही चाहिए। प्रशिक्षण होता है तो टीचर इसमें चाहिए ही चाहिए। प्रतिपादन होता है इसमें भी दोनों चाहिए। देखो, अनुदेशन एक प्रकार से अपन बोल देते हैं कि
डायरेक्ट कोई चीज को ऐसे अनुदेशन दे दिया, तो इसमें टीचर और विद्यार्थी की कोई सहभागिता कोई भी जरूरत नहीं है। इसका आंसर 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 3 अंग बता दो, कौन कौन से भाई? त्रिकोण लगाते हैं ना, बन गया त्रिकोण। ठीक है, सबसे ऊपर आता है ब्लूम का, है ना, ये ब्लूम लिख देता हूं अंदर, शैक्षिक उद्देश्य। ठीक है, एस से लिख देता हूँ, शैक्षिक उद्देश्य कहीं है क्या इसमें? दूसरा होता है अधिगम अनुभव। तीसरा होता है मूल्यांकन या व्यवहार परिवर्तन। देख लेते हैं मूल्यांकन किस में है। इसमें है मूल्यांकन। अधिगम अनुभव किस में है, देख लो। अधिगम परिस्थितियां हो गया ना, अधिगम अनुभव, मूल्यांकन हो गया, और आपका उद्देश्य हो गया। ठीक है, ये ब्लूम का था। आगे देखो, एक सेकंड रुको। ठीक है, देखो ये देखो क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्यों ध्यान देना महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत इसीलिए ध्यान देना चाहिए कि जो विद्यार्थी है वो अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर, प्रत्येक प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलेंगे। इसीलिए व्यक्तिगत ध्यान, उसके बारे में क्या कमी है, सब चीज टीचर जान पाएंगे। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित पदों का सही क्रम बताना है। नीचे दिए कोड दे रखा है, आपको सेट करना है। सबसे पहले क्या करोगे, हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है अपन करते हैं, उद्देश्य से शुरू होती है कोई भी चीज ना। देखो, संगठन, नियोजन, नेतृत्व, नियंत्रण। सबसे पहले क्या होगा, नियोजन। ठीक है, उद्देश्य है कोई भी चीज का। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, संगठन। फिर अपन क्या करेंगे, नेतृत्व। लास्ट में क्या होगा, हर चीज का नियंत्रण, कंट्रोल। जो पावर होती है वो सबसे लास्ट में होती है आपकी। तो याद हो गया, संगठन, आप सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर नेतृत्व, फिर नियंत्रण। आगे देखो, एक सेकेंड। डेविस ने शिक्षक शिक्षण अधिगम व्यवस्था को 4 क्रमों में सुझाया है। तो डेविस के लिए, शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था को 4 कार्यों में सुझाया है। तो इसमें से कार्यों का तार्किक क्रम पढ़ लिया अपन ने ये। सबसे पहले नियोजन, संगठन, अग्रसेन, लास्ट में कंट्रोल। ठीक है, नियोजन उद्देश्य सबसे पहले आएगा डेविस के अनुसार। ठीक है, अगला है शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। ये अपन ने देखा था, अधिगम कर 4 ऑप्शन देख लेते हैं। देखो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक तो टीचर चाहिए होता है आपके। ठीक है, एक इसमें लर्निंग प्रोसेस होगी अधिगम की। तो देख लो, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम करता कौन हो गया, आपके स्टूडेंट। शिक्षक कौन हो गया, टीचर। अधिगम अनुभव जो लर्निंग करेंगे, क्या क्या अनुभव करा, अधिगम की प्रोसेस और अधिगम की परिस्थितियां, तो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, शिक्षण अधिगम में मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? मनोवैज्ञानिक आधार किस पर करता है? भाषा, विषय वस्तु, सामाजिक, या आपकी जो टीचिंग शैली होती है, अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक आधार तो उस पर ही होगा। शिक्षण विधियां अलग अलग उसमें यूज करेंगे अपन। अगला है स्मृति बोध, स्मृति स्तर व बोध स्तर पर शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ होता है कि दोनों आता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रस्तुतिकरण दोनों में आता है। ठीक है, प्रस्तावना किस में आएगा, स्मृति वाले हर्बट में। क्या आएगा, प्रस्तावना हर्बट वाले में आएगा। प्रस्तावना किस में नहीं आएगा, बोध वाले में। बोध की का इकाई विधि मोरिसन वाले में बोध नहीं आएगा। मतलब बोध आएगा, क्या नहीं आएगा, प्रस्तावना नहीं आएगी। प्रस्तावना जगह क्या आएगा, अन्वेषण या उद्देश्य। किस में आएगा, इकाई विधि में। समझ में आ गया? वापिस बोलता हूँ, नहीं समझ में आया होगा। स्मृति स्मृति स्तर किसने, किस पे आधारित है, हर्बट की पाठ योजना पर। उसमें पहला सोपान प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तुलना, फिर ऐसे चलता रहता है। ठीक है, अब वही बात अपन इकाई विधि की बात करते हैं। इकाई विधि किस पर आधारित है, बोध स्तर पर। उसमें क्या आता है, प्रस्तावना नहीं आती। प्रस्तावना जगह क्या आता है, आपके अन्वेषण या खोज आती है। ठीक है,
और प्रस्तुतिकरण दोनों में आता है। ठीक है, आगे देखो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार जमाइए। इसमें आपको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सबसे पहले उद्देश्य होता है, देख लो उद्देश्य है क्या। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था कि उद्देश्य हर जगह होता है। फिर आगे कहता है वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना प्रस्तावना में। ठीक है, फिर प्रस्तावना के बाद में क्या आ गया आपके प्रस्तुतिकरण, लास्ट में मूल्यांकन। ठीक है, आगे देखो। कौन से अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है वो आपको बताना है। अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कौन कौन है। अधिगम के मनोवैज्ञानिक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा। तो अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, कारक, मनोवैज्ञानिक सारे आ जाएंगे। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सा केंद्र बिंदु होता है। तो हमेशा बीच में तो कौन रहता है आपके, छात्र ही रहता है, चाइल्ड सेंटर, शिक्षार्थी। देखो शिक्षण प्रक्रिया मुख्य घटक क्या होता है, अधिगम कर्ता छात्र, फिर कौन है गया टीचर, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया। ये ऊपर भी आया था, देखो ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं। अब वो एग्जामिनर के ऊपर वो कैसे क्वेश्चन घुमाता है, पर नहीं वही क्वेश्चन बार बार फिक्स है, और इसके बाद कुछ बचता तो है नहीं। शिक्षा के 3 चरण होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और अधिगम वाला। देख लो कोई ऑप्शन नहीं क्या ऐसा कुछ। शिक्षार्थी, शिक्षक और आपके आगे ना अधिगम पाठ्यक्रम विषय वस्तु। एलन और रायन ने शिक्षण कौशल कितने बताए, तो 14 बताए। मूल प्रवृत्तियां भी कितनी होती है, 14। एलन और रायन ने, एलन किससे संबंधित है आपके सूक्ष्म शिक्षण से। एलन रायन ने शिक्षण कौशल कितने बताए, 14। शिक्षण कौशल है तो शिक्षण कौशल क्या है आपके शिक्षण व्यू रचना के अंदर ही इसमें शिक्षण कौशल आ जाता है। किसी कक्षा में शिक्षण समय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों मस्तिष्क में रखना चाहिए। निम्न में से कौन सा आयाम पक्ष ध्यान देता है। देखो किसी कक्षा में शिक्षण में शिक्षार्थियों की आवश्यकता, रुचि, रुचि हमेशा जब देखो रुचि, अभिरुचि, जिज्ञासा, ठीक है, अभिवर्ती, ये जितने भी वर्ड है ना ये साइकोलॉजिकल वर्ड है, इसको साइकोलॉजिकल वर्ड बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक आयाम है। अब देख लो प्रभावशाली शिक्षण में कौन सी विशेष की आवश्यकता नहीं है। देखो शिक्षक को विषय की जानकारी होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, कक्षा और व्यवस्था में शिक्षण विधियां अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा की अच्छी जानकारी नहीं हो तो भी चल जाए भाई, क्या ये अंग्रेजी का ना। शिक्षण का प्रकार नहीं है, देखो शिक्षण व्यवहार का कौन सा प्रकार नहीं है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण होना चाहिए, एक तांत्रिक शिक्षण भी होता है, प्रजातांत्रिक होता है, निदानात्मक शिक्षण शिक्षण व्यवहार में नहीं आता। ठीक है, निदानात्मक तो विधि होता है जिसमें छात्रों के कारणों का पता लगाया जाता है। एक सफल शिक्षक वो है, कौन है एक सफल शिक्षक, बताओ भाई। जो दयालु और अनुशासन हो, अच्छा, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, ठीक है, सहनशील और प्रभुत्ववादी तो नहीं होना चाहिए। देखो टीचर सेंटर कोई विधि नहीं होती, लोकतांत्रिक होना चाहिए, एक तांत्रिक नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। क्यों होगा भाई। और अब देखो इसमें से एक ऑप्शन आता है शांत और प्रतिक्रियाशील, इतना शांत भी नहीं होना चाहिए ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। दयालु और अनुशासनवादी तो होना ही चाहिए ना, एक्टिव होना चाहिए एकदम पूरा टीचर। तो एक अच्छा शिक्षक कौन है भाई, कौन है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा पैदा करे, परस्पर संवाद करे, वास्तविक वैश्विक परिस्थिति सारी है ना। अगला है कौन सा कथन वे अवधारणा नहीं है जिस पर शिक्षण प्रतिमान आधारित है। निम्न में से कौन सा कथन वे अवधारणा नहीं है जिससे शिक्षण प्रतिमान आधारित है। कौन सी अवधारणा नहीं है वो आपको बतानी है। क्वेश्चन सही से समझना, वे अवधारणा नहीं है जिसमें शिक्षण प्रतिमान आधारित है। देखो अनुदेशन का तरीका प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर करता है, ठीक है, अनुदेशन का उद्देश्य प्राप्य उद्देश्यों पर निर्भर करता है। सीखने के विभिन्न उद्देश्य अनेक क्रियाओं से प्राप्त नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, इसको लिखो भाई, कर सकते हैं। सीखने विभिन्न शैलियों अनुदेशन के विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। शिक्षण सरलीकरण के लिए शिक्षक का वांछित वातावरण सर्जन किया जाना चाहिए। सही बात है भाई, करो। एन से बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाई डूइंग।
नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीए 2005 का अध्यक्ष आपको सब पता है, प्रोफेसर यशपाल। समिति कब आई थी? 1993 में। क्या कहती है कि बालक करके सीखने पर जोर देना चाहिए, बस्ते का भार कम कर दो, बालक को फुल फ्रीडम दे दो। अब देखो, सीखने के लिए सीखना, सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने के लिए तत्परता, नई परिस्थिति के प्रति लचीलापन, रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने, महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया पर जोर डालना। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। किसने ये चीज कही थी? सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थिति के प्रति लचीले रचनात्मक तरीके। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन, देखो रचनात्मक तरीके मतलब सृजनशील चीजों को जोड़ देना। ये एनसीएफ 2005 के था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ये एग्जाम में डायरेक्ट इसकी देखो फुल फॉर्म भी पूछते हैं एनसीएफ की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, एनसीएफ 2005 कहते हैं रचनात्मक चीजों पर ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये रचनात्मक शब्द से आप इसको पकड़ सकते हो। रुक जा भाई, ये रहा रचनात्मक तरीके से, है ना, प्रतिक्रिया। तो आगे देखो, एनसीएफ 2005 में कितने केंद्र समूह गठित किए गए? तो 21 इसमें फोकस समूह है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ले लिए, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? तो ये 35 थे, आपको सबको पता होगा। 21 तो फोकस समूह है, 35 सदस्य। कब आई? 1993 में। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिना बोझ की शिक्षा। ये आपको पता है, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा ना। शिक्षण विद्यार्थी में हमेशा ही कौन सा विद्यार्थी हमेशा ही, मैंने पहले भी बताया था, आश्रित रहता है, स्वतंत्र टीचर रहता है, मध्य में इसका आपका पाठ्यक्रम आ जाता है। सब्जेक्ट लिख दूं। एनसीएफ 2005 किस वर्ष प्रस्तावित हुआ? तो 2005 में होगा। अब देखो, एनसीएफ 2005 पाठ्यचर्या निर्माण में 5 निर्देशक, यही क्वेश्चन आता है हर बार। 5 इसमें निर्देशक सिद्धांत, इसमें से बताना कौन सा नहीं है। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो है। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त, ये भी है। व्यवहारात्मक उपगम का संवर्धन करा, ये नहीं है। पाठ्यचर्या सुनिश्चित करना और पाठ्य पुस्तक के बाहर भी जाती है। पाठ्यचर्या सुनिश्चित करें और पाठ्य पुस्तक के बाहर भी ज्ञान को पढ़ाना है, ये भी है। ठीक है, और एक इसमें और बच जाता है, बहुमुखी विकास बालक का। ठीक है, ये पांचों आप ऐसे करके याद रखना ना। पाठ्यचर्या का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। स्कूल के बाहर के देखो चीजों, देखो स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये तो है। परीक्षा को लचीला बनाना, ये है। पढ़ाई को रटन, विद्या को सुविधाजनक, रटन से तो मुक्त कराना है भाई। पाठ्य वस्तु केंद्रित रहने की बजाय बच्चों का समग्र विकास पाठ्यचर्या के अंदर होना चाहिए, सही बात है। एनसीएफ 2000 का मेरे को बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप समझ सकते हो आपकी कितना इंपॉर्टेंट है। स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ना, सही बात है, ये तो है। नहीं बताना है, वो बताना है एनसीएफ 2005 में। पढ़ाई रटन मुक्त करना, ये भी है। स्कूली शिक्षा का नव उदारीवाद की अवधारणा विकसित, इसका क्या मतलब है? परीक्षा को अपेक्षा अधिक लचीला तो बनाना ही है भाई। अब देखो, बाहर विहीन अधिगम निम्न में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? यशपाल समिति कहता है ना, बिना बोझ की शिक्षा। इसी, अब देखो नाम चेंज, कुछ भी नाम चेंज कर दे, बाहर विहीन शिक्षा। तो यशपाल समिति कब आई? 1993 में। कितने फोकस समूह थे? 21। कितने इसमें सदस्य थे? 35। और कब आई? 2005 में। ये है क्या? ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। ठीक है, पाठ्यक्रम के लिए। और ये रचनात्मक चीज़ों पे ज़्यादा जोर देती है। ठीक है, और बालक को ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या, बालक को आपके मौलिक चीज़ों पे जोर दो। ठीक है, उसको रटाओ मत, रटन से मुक्त प्रणाली इन्होंने बताया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इसमें आपने देखा होगा, बाकी तो मैंने बता दिया। एक क्रियात्मक अनुसंधान होता है, एक होता है मौलिक अनुसंधान। यहीं पे बता देता हूँ। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखो, जिसके पास ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक नहीं है, वो राजस्थान में किसी भी शॉप से लेके ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक आपके पास होनी चाहिए।
ये आप मान के चलो आपको भीड़ चले करेगी। हर सब्जेक्ट की बुक ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की मार्केट में आपको मिल जाएगी, और ये ऐसी बुक है जिसको आपको 15 से 20 दिन में पढ़ के रिवीजन कर सकते हो। और ऐसी मार्केट में अभी तक कोई बुक नहीं है जो रिवीजन बुक हो। आपको पता है बिना रिवीजन कभी इंसान का सिलेक्शन नहीं होता, तो रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिवीजन वाली बुक आपके पास, पतली सी बुक है ये आएगी ज्ञान सरोवर की, तो ये आपके पास होनी चाहिए। रीट लेवल 1, लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सभी की बुकें आ रखी है, ठीक है। और अगर आपको पता करना है कि कौन कौन सी बुक है, तो आप ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो वहाँ पे जितनी बुक आ रखी है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बाकी मार्केट में आप कोई सी भी बुक ले सकते हो, मिल जाएगी। अब देखो क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। क्रियात्मक अनुसंधान होता है विद्यालय में, ठीक है। जो विद्यालय में जो भी छात्र की एक्टिविटी वगैरह सब आ जाती है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा सही नहीं है, तो विद्यालय में होता है। और जो मौलिक चिंतन, मौलिक देखो अनुसंधान होता है वो जो वैज्ञानिक द्वारा होता है बाहर होता है विद्यालय, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान में विद्यार्थी के विद्यालय में जो जो चीजें हैं वो सब आ जाएगी। विद्यालय के बाहर क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। विद्यालय के बाहर क्रियात्मक अनुसंधान नहीं होता। बाकी इसकी अपन अभी एमसीक्यू कर रहे थे, बाकी डिटेल से भी इसकी व्याख्या और मैं बता दूंगा। तो आप कमेंट जरूर करना कि अब नेक्स्ट अपन कौन सी एमसीक्यू या कोई क्लास लें। देखो अपन ने आरटी 2009 का मैंने वीडियो डाल दिया है। आंकलन मापन मूल्यांकन ये इसका मैंने वीडियो डाल दिया है, ठीक है। एनसीएफ वाला आज ये डाल दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े चैप्टर मैंने सभी डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर बाकी भी आपको क्लास चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अगर आप कमेंट करोगे तो ही मैं क्लास आगे अपन लेंगे, वरना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है ना। तो कमेंट जरूर करना कि कौन सी क्लास ले। जो आप कमेंट करोगे वही क्लास लेंगे अपन, ठीक है। धन्यवाद सभी का।